Hello everyone, very good morning. So let's start our today's newspaper reading class. And today we will read about this person, Nandan Nilekani. So let's start. Let's see क्या क्या है इनके बारे में हमें क्या आज सीखने के लिए मिलेगा. उससे पहले हम लोग अपनी वोकैब कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना आर्टिकल रीड करेंगे. ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड है हमारा रिफॉर्म. रिफॉर्म ये बेसिक सा शब्द है, आई होप आपको आता ही होगा, बट एक बार देख लेते हैं. री का मतलब होता है अगेन. री का मतलब क्या हुआ? अगेन. और फॉर्म का मतलब क्या होता है? उसको शेप में लेके आना, उसको शेप में लेके आ रहे हैं. तो कोई चीज थी, मतलब मान लेते हैं कोई हमारा सामान था, वो अपना शेप के बाहर चला गया था. अब हम उसको दोबारा से शेप में लेके आ रहे हैं, यानी कि हम उसमें क्या कर रहे हैं? उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें सुधार लेके आ रहे हैं, उसमें बदलाव लेके आ रहे हैं, उसको सुधार रहे हैं. So to change something for a better by correcting its faults or weaknesses. तो अब जैसे कि यहाँ पे देखो, he decided to reform his habits and lead a healthier life. हैबिट्स कैसी हो सकती हैं हमारी, अच्छी या बुरी? तो अब उसकी हैबिट है, ठीक है. मान लेते हैं कि हैबिट हमारी गलत कैसे हो सकती है कि अगर हम टाइम से उठ नहीं रहे, टाइम से काम नहीं कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी खा ले रहे हैं, तो ये हैबिट कैसी हो गई? ये अनहेल्दी है. बट अब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसको क्या करूंगा? चेंज करूंगा अच्छे के लिए. क्या चेंज करूंगा? इसमें बदलाव लेके आऊंगा अच्छे के लिए. जो भी इसके अंदर कमियां हैं, जो भी इसके अंदर मैं गलती कर रहा हूँ, उन सबको मैं अच्छे के लिए चेंज कर दूंगा. देखो, चेंज तो कुछ भी हो सकता है. चेंज तो अपने आप में एक न्यूट्रल वर्ड है ना. आप पॉजिटिव चीज के लिए भी बदल सकते हो. आपने देखा कि आपके साथ में बहुत अत्याचार हो रहा था, अब आप बदल गए, अब आप चेंज हो गए, तो आप कैसे बन गए? अब आप भी बुरे बन गए हो. तो चेंज तो किसी भी रूप में हो सकता है. तो यहाँ पे चेंज फॉर द बेटर. रिफॉर्म हम क्यों के लेके आएंगे भाई? अगर हमें बदलाव लेके आना है, बट बेहतर के लिए. बदलाव लेके आना है बेहतर के लिए, कि जो भी उसके अंदर कमियां हैं, जो भी उसके अंदर वीकनेसेस हैं, उसको सुधारना है, ताकि वो एक और अच्छा रूप ले सके. यानी कि हम उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं. यहाँ पे ये वर्ब की तरह है, तो हम इसमें वर्ब के सिनोनिम्स लगा दिए. इम्प्रूव, अमेंडमेंट होते हैं ना, जिसमें आपके सुधार किए जाते हैं, उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, उसको रिवाइज किया जा रहा है. रीस्ट्रक्चर, रेक्टिफाई, उसको चेंज किया जा रहा है, उसमें बदलाव किए जा रहे हैं, उसको सुधार किया जा रहा है. एक और शब्द होता है आपका ऑल्टर, उसमें चेंजेस लेके आना. अगर हम इसके ऑपोजिट देखें तो हम उसको और खराब कर रहे हैं, वर्सन कर रहे हैं, उसको और खराब कर रहे हैं. डैमेज, डेटेरियोरेट, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है. इसका मतलब है जिस भी स्टेज में है उससे वो डाउन हो रहा है, चेंज हो रहा है. देखो, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, डेटेरियोरेट में भी चेंज हो रहा है. अगर वो चीज बुरी है तो उसका चेंज हो जाएगा, उसके भी बुरी अवस्था में, यानी वर्स हो जाएगी. तो बद से बदतर हो गई, और अगर वर्स है तो वर्स्ट हो जाएगी. ये भी बदल रही है ना, ये भी चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस को भी हम चेंज कहेंगे, बट ये नेगेटिव चेंज है. तो इसीलिए रिफॉर्म का ओपोजिट बन गया. ठीक है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं, हम उसमें बेटर के लिए चेंज लेके आ रहे हैं. यहाँ पे बुरा हो रहा है, करप्ट है, खराब हो गई है, इम्पेयर, उसमें और प्रॉब्लम आ रही है, रियून कर दिया, डैमेज कर दिया. तो ही डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया? वो रिफॉर्म करेगा अपनी हैबिट्स में, यानी कि जो उसकी हैबिट्स हैं उसके हिसाब से वो सही नहीं है, वो उसमें सुधार लेके आएगा, उनको इम्प्रूव करेगा, उनको करेक्ट करेगा, और एक और स्वस्थ भरी जीवन वो जिएगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? वो. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशन रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव स्कूल्स. तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है. क्या इंट्रोड्यूस किया है? एजुकेशन रिफॉर्म्स. कि मतलब एजुकेशन में बदलाव लाने के लिए उन्होंने, मान लो, कुछ पॉलिसीज, लॉ वगैरह लेके आए हैं. किस चीज के लिए? स्पेशली कौन सी एजुकेशन की बात हो रही है? स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है. यहाँ पे रिफॉर्म का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है. तो रिफॉर्म के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, वर्ब एंड नाउन. यानी कि यहाँ पे अगर हमसे सिनोनिम पूछेगा तो इम्प्रूवमेंट, अमेंडमेंट, रिवीजन, ये हो जाएगा. ठीक है, रेक्टिफिकेशन. तो रिफॉर्म समझ में आ गया, उसमें सुधार लेके आना, उसको चेंज करना बेहतर के लिए, अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए हम उसमें चेंज कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या है हमारा? ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट ये टोटल एक फ्रेजल वर्ब की तरह हो जाएगा. मतलब जैसे बोलते ना ब्रिंग. ब्रिंग तो नॉर्मल वर्ब है. ब्रिंग मतलब लाना, है ना. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग योर नोटबुक हियर. ब्रिंग मतलब लेके आओ. ब्रिंग ब्रॉड, ब्रॉड. ब्रिंग मतलब सिर्फ लेके आना.
ब्रिंग अबाउट का टोटल मीनिंग क्या, ब्रिंग अबाउट टोटल का मीनिंग हो जाएगा टू मेक समथिंग हैपन। अब इसको थोड़ा समझते हैं। द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट मेनी इम्प्रूवमेंट। सो अच्छा, ब्रिंग जो है ना ये जनरल वर्ड हो गया। ब्रॉट अबाउट का मतलब हो गया, भाई देखो नई पॉलिसी है उसने यहाँ पे ये शब्द कोई डाल के देखो, कॉज्ड। कॉस्ट मतलब वो कारण बनी, तो न्यू पॉलिसी क्या हुई, उसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे सुधार आए हैं। तो नई पॉलिसी बहुत सारे सुधार लेकर आई है। तो टू मेक समथिंग हैपन, मेक समथिंग हैपन मतलब उस चीज को करवाना, उस चीज का होना। तो न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इम्प्रूवमेंट्स, मतलब जो नई पॉलिसी है उससे बहुत सारे सुधार आए हैं। तो नई पॉलिसी क्या लेके आई है, बहुत सारे सुधार उसने किए हैं। तो टू मेक समथिंग हैपन, कॉज, क्रिएट, प्रोड्यूस, लीड टू और रिजल्ट इन, हम ऐसे कर सकते हैं। द न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट रिजल्ट हुए हैं, वो आए हैं, निकल के आए हैं। लीड टू, न्यू पॉलिसी लेड टू मैनी इंप्रूवमेंट, न्यू पॉलिसी की वजह से बहुत सारे सुधार आए हैं। स्मार्टफोन्स हैव ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन। तो स्मार्टफोन्स ने तो भाई वो क्या लेके आया है, पूरा मतलब पूरा 360 डिग्री चेंज आ गया ना हमारी कम्युनिकेशन में। हम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये अगर हम बोले, हम यहाँ पे स्मार्टफोन्स की बजाय डिजिटलाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस बोल सकते हैं, वो भी एक डिजिटलाइजेशन का ही एक फीचर ही तो है ना, एक ही तो पार्ट है ना, मतलब एक पार्ट मतलब कई सारे डिजिटलाइजेशन से तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो उसमें से अब एक हमारा हो गया कि हाँ हम ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन बहुत कनेक्टिविटी इंक्रीज हो गई है, हम कितने भी डिस्टेंस पे हैं बट हम कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो ये जो स्मार्टफोन्स है ना, हैव ब्रॉट अबाउट मतलब ये लेकर आए हैं, स्मार्टफोन्स हैव मेड क्या, मेड कम्युनिकेशन इजी, हम ऐसे बोल सकते हैं। स्मार्टफोन्स की वजह से क्या हो गया है, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें पूरी तरीके से एक बदलाव आ गया है, उसमें पूर्ण रूप से एक रेवोल्यूशन हो गया, मतलब पूर्ण रूप से वो चीज चेंज हो गई है। सो ब्रिंग अबाउट मीन्स टू मेक समथिंग हैपन। तो स्मार्टफोन्स ने क्या कर दिया, क्या करके दिखा दिया है कि एक कम्युनिकेशंस में जो हमारी बातचीत है उसमें पूर्ण रूप से बदलाव आ गया है। किसकी चीज की वजह से हुआ है, ये स्मार्टफोन्स की वजह से। इसका ऑपोजिट क्या होगा, वो उसको रोक रहा है, प्रिवेंट करना है, स्टॉप, हिंडर, ब्लॉक या सप्रेस। डन है। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग आपका वर्ब हो गई और अबाउट आपका प्रेपोजिशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, स्पेयर हेड। स्पेयर हेड का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे सोचो, हेड मतलब मेन हो गया, हेड मतलब मेन हो गया, बट स्पेयर हेड का मतलब अगर हम किसी पर्सन को स्पेयर हेड कह रहे हैं ना, तो वो मेन पर्सन तो है, प्लस उसने उस चीज को स्टार्ट भी किया है, मतलब लीड भी कर रहा है वो उस चीज को, और उसने उस चीज को इनिशिएट भी किया है, वो उस चीज को उसने स्टार्ट भी किया है, प्लस अब वो उस चीज को लीड भी कर रहा है। तो लीडर तो है, प्लस वो उसका इनिशिएटर भी है, उसने उसको इनिशिएट भी किया है। तो जैसे कि हर एक लीडर जो है वो जरूरी नहीं है कि वो आपका स्पेयर हेड। जैसे कि अब अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो जो बीजेपी, जो आपकी भारतीय जनता पार्टी जो है, इसमें अगर हम आज के डेट में मोदी जी की बात करें तो वो स्पेयर हेड नहीं बोलेंगे हम उनको, वो लीडर हैं। वो डेफिनेटली उसका एक मेन मुख्य चेहरा है वो, बट बीजेपी उन्होंने शुरुआत नहीं की है, ठीक है। तो स्पेयर हेड का मतलब हो गया जिसने उस चीज को शुरू किया है और फिर उसको वो लीड भी कर रहा है, ऐसे करके, बट शुरुआत भी उसी की है वो चीज। जैसे शी स्पेयर हेडेड द कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसका मतलब शी स्टार्टेड प्लस लीड, मतलब उसने स्टार्ट भी किया उस चीज को, प्लस उसने इस चीज को लीड भी किया है, ऐसी वाली बात है। तो उसको लीड करना, उसको इनिशिएट करना। सो चैंपियन मतलब उसको आगे बढ़ा रहे हो आप, हेड आगे बढ़ा रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो आप उस चीज को, यानी अगुवाई करना, उसकी शुरुआत करना, प्लस उसको लीड करना। जैसे कि अभी आपका ये प्रोटेस्ट हुआ था आपका कॉकरोच जनता पार्टी वाला, तो उसको हम जो वो थे अभिजीत दिपके, उसको कह सकते हैं कि वो स्पेयर हेड, क्योंकि उन्होंने उसको फॉर्म किया प्लस उसको लीड किया, उसको हम कह सकते हैं। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अब जैसे पार्टी बन गई, बाकी अब हम क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर हमने नेग्लेक्ट वाला वर्ड बोल सकते हैं, अबेंडन मतलब छोड़ दिया है, तो उसके ऑपोजिट हो गए। यहाँ पे हम उसको आगे लीड कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम उसको छोड़ दे रहे हैं, तभी तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना। अबेंडन कर दिया हमने, उसको छोड़ दिया, अब उसमें बाधा डाल रहे हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं।
तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्पीयर हेडेड द क्लीनिंगनेस ड्राइव। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मतलब मान ले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उन्होंने उसको स्टार्ट किया और वो अब उनके साथ में लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो वो लीड करते जा रहे हैं किसको? क्लीनिंगलेस ड्राइव, क्लीनिंगनेस को। मतलब आप देखते हैं कि रिवर में बहुत ज्यादा सफाई को लेके बहुत सारे यंगस्टर सामने आते हैं, तो उन्होंने उसको इनिशिएट किया, प्लस उसको वो लीड भी कर रहे हैं, तो वो हो गए हमारे स्पीयर हेड, यानी कि मेन पार्ट हो गए उसका। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका? व। ओके। ओ शिट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड था हमारा डेबल। DABBLE। इसका मतलब क्या होता है? DABBLE का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप किसी काम को कर रहे हैं, टू डू समथिंग, आप उस काम को कर रहे हैं, बट आप उसको मतलब जैसे कहते हैं ना, हाथ आजमा कर देखते हैं। डैबल का मतलब होता है हाथ आजमा कर देखना, कि मतलब एक बार देख ही लेते हैं, क्या पता अपना लक चल गया तो फिर आगे और देख लेंगे, सीख लेंगे हम। तो अभी हम उस काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब बहुत सीरियस नहीं है, एक बार करके देखते हैं यार, तो फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कर रहे हैं, मजे के लिए कर रहे हैं, रादर देन सीरियसली। हम एकदम उसमें सीरियसली इन्वॉल्व नहीं है, मजे के लिए कर रहे हैं, या हमारा वो इंटरेस्ट है। एक तो होता है पैशन, पैशन का मतलब है कि आप उसको लेके भाई बहुत सीरियस है। तो डैबल मतलब पैशन नहीं है, हम उसमें बस आ, हमें मजा आ रहा है, हमें मजा आ रहा है। फ्री टाइम जब भी होता है, जैसे कि कुछ लोगों को जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो गिटार बजाते हैं, है ना, या वो पेंट्स करते हैं, या वो सिंगर मतलब गाना गाते हैं, तो ये उनका डैबल है। मतलब अपने फन के लिए वो काम कर रहे हैं, उसमें इतना सीरियस नहीं है, मतलब उसको उन्होंने अपना करियर के रूप में नहीं देख रहे हैं। तो अभी उस चीज के साथ में क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बस उसको जस्ट अपना इंजॉयमेंट है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। इसके ऑपोजिट में हो जाएगा स्पेशलाइज। ऑब्वियसली डेबल का मतलब हो गया आप उस पैशन नहीं है, इसका मतलब है यू आर डूइंग इट, बट थोड़ा ऊपर ऊपर से, मतलब सुपरफिशियल तरीके से, आप कंप्लीटली उसके अंदर घुस नहीं गए हो, आपने उसमें स्पेशलाइज नहीं कर लिया हो, मास्टर नहीं है, या आप उस चीज को लेके पूर्ण रूप से कमिटेड नहीं हो। जैसे कि अगर आपको म्यूजिक पसंद है, आपको गाना गाना पसंद है, बट आपका वो प्रोफेशन नहीं है, आप रेगुलर बेसिस पे नहीं गा रहे हो, जब भी फ्री टाइम होता है या कोई पार्टी वार्टी हो रही है दोस्तों की, तब आपने एक दो गाना सुना दिया, आपको पसंद है, आप बस ऐसे कर रहे हो, तो आप उस चीज को बस एक्सप्लोर कर रहे हो, आप बस उस चीज को इंजॉय कर रहे हो, वो आपका पैशन नहीं है। यानी कि आपने उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं की हुई है, मास्टरी नहीं है आपकी, आप उसको लेके कमिटेड नहीं हो या डिवोटेड नहीं हो आप उसमें। जैसे मैनी entrepreneurs dabble in different business ideas before finding success। अब जैसे यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अब अगर हमें मान लेते हैं कि मैं अपनी बात करूं, अगर ये टीचिंग है तो टीचिंग मेरे लिए डेबल नहीं है, मुझे इसी में मैंने अपने आप को कंप्लीटली डिवोट किया हुआ है। राइट, अब जब भी चलेगा जैसे भी चलेगा, बट मुझे को टीचिंग ही आगे प्रोसीड करना है, तो आई कैन से आई एम कंप्लीटली डिवोटेड, है ना, इन माई टीचिंग थिंग। बट आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग इट, कि चलो भाई अगर चल गया तो मजा है, फिर हम इसको आगे और प्रोसीड करेंगे। बट अभी मैं जस्ट इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो बहुत सारे जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो बहुत सारे बिजनेस आइडियाज को पहले एक्सप्लोर करते हैं बिफोर फाइंडिंग सक्सेस। फिर कोई एक आइडिया होता है, वो हिट कर जाता है, ओके अब ये हो गया, अब हम इसमें स्पेशलाइजेशन, मतलब अब उसको वो और डिटेल में सीखने लग जाते हैं, क्योंकि वो सक्सेस आ गई, तो अब हम उसको और बेहतर तो बनाना होगा ना हमको। शी डेबल्स इन पेंटिंग वेन एवर शी हैज फ्री टाइम। तो जब भी उसके पास फ्री टाइम होता है ना, वो उसमें इंगेज होती है। बट क्या उसको उसमें उसने स्पेशलाइजेशन है या उसमें वो कंप्लीटली कमिटेड है? नहीं। वेन एवर शी हैज फ्री टाइम, जब भी उसके पास फ्री टाइम होता है, यानी कि वो उसको लेके कंप्लीटली डिवोटेड नहीं है। ये समझ में आ गया? चलिए अब अपना आर्टिकल रीड करते हैं। तो जानते हैं कौन है ये नंदन नीलेकणी, द हेड ऑफ पीएम मोदीज टास्क फोर्स ऑन एग्जाम रिफॉर्म्स। तो जो एग्जाम रिफॉर्म्स को लेके टास्क फोर्स बन रही है पीएम मोदी जी के द्वारा, तो उसके जो हेड हैं ये नंदन नीलेकणी। जानते हैं इनके बारे में, तो लेट्स स्टार्ट। जो ये नंदन नीलेकणी है, इनका जन्म आई थिंक कब हुआ था? 1955 में हुआ था।
आई थिंक मैं थोड़ा बहुत रॉन्ग हो सकती हूँ, बट मैंने आज थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की इनके बारे में। सो अभी यहाँ पे देखो ये कॉमा लगा के दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ एडिशनल हमें बात बता रहे हैं। इनको अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑन संडे एज द हेड ऑफ अ high powered task force to bring about exam reforms, is an entrepreneur, techno, technocrat and bureaucrat. Okay. तो ये जो नंदन नीलेकणी है, इनको अपॉइंट किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। कब? संडे को। तो नेम ऑफ द डे के साथ में हम कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं? ऑन। किस रूप में इनको अपॉइंट किया गया है? हेड, मतलब ये हेड बनेंगे, जो एक हाई पावर्ड आपकी टास्क फोर्स बनने वाली है, जो क्या लेकर आएगी, मतलब ये जो टास्क फोर्स है ये इट विल कॉज समथिंग टू हैपन, और वो क्या है? एग्जाम्स में रिफॉर्म्स। और ये कौन है? ये पर्सन कौन है? ये एक आपके एंटरप्रेन्योर हैं, ये टेक्नोक्रेट हैं, और ये एक ब्यूरोक्रेट है। इनके बारे में और आगे भी हम लोग जानने वाले हैं। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब क्या हो गई है? इज। डन है। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आ गया आपको, टेक प्लस प्रेन्योर। टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, और एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस करते हैं। मतलब हम ऐसे सोचते हैं, जो बिजनेस वाले पर्सन होते हैं ना, जो बिजनेस के आइडियाज लेके आ रहे हैं, बिजनेस स्टार्टअप्स जो करते हैं। तो अब इनका इनका बिजनेस स्टार्टअप कैसा है? बिजनेस किस तरीके का है इनका? टेक्नोलॉजी वाला। तो उसको हम बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी एड टेक का मतलब क्या होता है? एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अब जो जैसे मैं भी अगर आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये एक एड टेक हो गया, मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं ना, तो ये वो हो गया, उसको हम एड टेक की कैटेगरी में डालेंगे। तो आपका टेकप्रीन्योर मतलब टेक्नोलॉजी और प्लस रिफॉर्म्स, मतलब ये बिजनेस जो हो रहा है वो टेक्नोलॉजी की चीजों में है। एंड को फाउंडर हैं ये आपके इन्फोसिस के, हैज ट्रांजिशनड फ्रॉम द प्राइवेट sector into public service and governance through several national and regional आपके असाइनमेंट्स। तो ये जो है ये आपके आपके टेकप्रेन्योर हैं, को फाउंडर हैं इन्फोसिस के। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, आप में से कितने लोगों को पता था कि ये आपके इन्फोसिस के को फाउंडर हैं? क्योंकि हमें फाउंडर के रूप में तो हमें पता है कि ये नारायण मूर्ति हैं, बट को फाउंडर आपको पता था कि ये को फाउंडर है? मतलब पता था आप लोग को? नहीं ना, तो आज हम जानेंगे। तो ये क्या है? को-फाउंडर हैं आपके। हैज़ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब होता है शिफ्ट होना, ग्रेजुअली एक रूप से दूसरे रूप में आना, शिफ्ट होना। प्राइवेट सेक्टर से लेके पब्लिक सर्विसेज तक, और उसके बाद में गवर्नेंस तक में आ गए, है ना? बहुत सारे सेवरल नेशनल और रीजनल असाइनमेंट्स के थ्रू। ये जो मिस्टर नीलेकणी हैं, ये इज़ अ ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। तो इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। फिर 1981 में इन्होंने जॉइन एक्चुअली ये जो आपकी कंपनी है, ये जो आपकी जो कंपनी है, ये पटनी कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे इन्होंने फ्रेशर के रूप में जॉइन किया। जिनका इंटरव्यू लिया था आपके ये नारायण मूर्ति ने, ठीक है। बट वहाँ पे जब ये एक साथ में काम करने लगे, तो नारायण मूर्ति के जो फिलॉसफी थी, जो उनका विजन था टेक्नोलॉजी को लेके, वो डिफरेंट था। फिर ये लोग आपस में अलाइन हुए, और इन्होंने देखो यहाँ से है ना, सो 1981 में मिस्टर नीलेकणी ने ज्वाइन किया एनआर नारायण मूर्ति एंड 5 अदर्स टू एस्टैब्लिश इन्फोसिस आफ्टर लीविंग हिज जॉब एट पटनी कंप्यूटर सिस्टम। तो वहां पर ये गए थे। ये ऑलरेडी हेड के रूप में काम करते थे। वो हेड पोस्ट कौन से, वो मुझे याद नहीं है, मतलब इंटरव्यू उन्होंने ही लिया था। ये एक साथ में आए, इनके आपस में मान लेते हैं विचार वगैरह मिले, और फिर इन्होंने मिलके, और वहां उसी कंपनी के 5 और लोगों ने मिलके, मतलब टोटल 7 लोगों ने मिलके क्या हुई, वहां उस कंपनी से, ये जो आपकी पटनी कंपनी है, यहाँ से रिजाइन किया और इन्फोसिस की शुरुआत की। Over the decades, he served as managing director, president, and chief operating officer in the company, and later went on to become the CEO of Infosys from 2002 to 2007। तो मतलब Infosys के बारे में ही यहाँ पे बात की हुई है कि उन्होंने एमडी के रूप में, प्रेसिडेंट और आपके सीईओ के रूप में उन्होंने काम किया।
फिर उसके बाद में इसी दौरान द कंपनी रैपिडली एक्सपेंडेड ग्लोबली, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इनिशियली काफी उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं था, बट आई थिंक 1997 से 1998 में बहुत बड़ा चेंज आया था। और आई माइट बी रॉन्ग, बट जो भी इन्होंने इस कंपनी की जो स्टार्टअप की जो शुरुआत की थी इन्फोसिस की, ये $220 से शुरुआत की थी। तो इसीलिए बिजनेस में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। अगर आपको एक सेटल्ड लाइफ चाहिए तो जॉब है, और अगर आपको रिस्क है तो फिर इश्क है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर ही रिटर्न्ड टू इन्फोसिस इन 2004। ओ माय गॉड, यहाँ से ना इसमें थोड़ा अच्छा, ये मैंने ओ जब मैं ये बना रही थी ना उस समय पे सिस्टम अपडेट में चला गया था। अच्छा, चलो इस वाली लाइन को ना इस यहाँ तक समझ में आ गया, इसको अभी यहाँ तक हम रीड नहीं करेंगे, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर फिर आपको कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, तो अभी हम इसको रीड नहीं करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि इन्होंने क्या किया है, आईआईटी से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, फिर 1981 में इन्फोसिस की इन्होंने शुरुआत की, नारायण मूर्ति और बाकी 5 लोगों के साथ में, जहाँ पे ये 7 लोग एक ही साथ में काम करते थे, ये हो गया। और वहाँ पे उन्होंने अलग-अलग रोल प्ले किए, आपके एमडी से लेके सीईओ तक के। ओके, अब उसके बाद में क्या हुआ कि 2009 में जो मिस्टर नीलेकणी है स्टेप डाउन, मतलब वहां से हट गए, स्टेप डाउन वहां से हट गए इन्फोसिस से। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ कि टू सर्व एज द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी यूआईडीएआई। ये क्या है हमारा आधार कार्ड का। सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, आधार कार्ड। तो उसके रूप में इनको आने, मतलब इनको बुलाया गया किस किस पोस्ट पे, चेयरमैन की पोस्ट पे। ठीक है, तो इस चीज को सर्व करने के लिए 2009 में इन्होंने इन्फोसिस से क्या कर दिया, वहां से वो हट गए, स्टेप डाउन कर दिए। होल्डिंग द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, तो इनको किस मतलब कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पे ये आए थे, मतलब वो रैंक उनके पास में जो थी वो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक पे आए थे वो। He was invited by the Congress-led government headed by the late former Prime Minister Dr. Manmohan Singh to serve as UIDAI चेयरमैन के रूप में। तो इनको इनवाइट किया गया था उस समय पे, जो कांग्रेस के लीड जिनको लीड कर रहे थे आपके लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इनको इनवाइट किया कि भाई हमको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूप, मतलब आइडेंटिटी के रूप में अब हमें कुछ काम करना होगा। ये डिजिटलाइजेशन के रूप में आप कह सकते हैं, ये एक हमारा स्टेप था। तो इस चीज के लिए इनको इनवाइट किया गया। किस चीज की रैंक पे थे ये, कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक पे थे। इसीलिए 2009 में इन्होंने वहां से रिजाइन करके ये चेयरमैन के रूप में आ गए। In his capacity, he spearheaded the conceptualization and implementation of Aadhaar, providing over a billion residents with unique digital identities. मतलब उनकी कैपेसिटीज में अब उन्होंने क्या किया, भाई अब ये जो आधार है ना, आधार कार्ड जो है हमारा, ये एक हमें एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करता है। तो बिलियन रेजिडेंट्स विद यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी हमें एक प्रोवाइड करता है। तो पहले तो उसका एक कॉन्सेप्ट ही है, तो उसको पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि भाई इसको हम कैसे प्रोसीड करें, इसको हम कैसे मूव ऑन करें। तो उसको पहले उसके कॉन्सेप्चुअल को समझना होगा, फिर अब उसके इम्प्लीमेंटेशन तक सब कुछ इन्होंने देखा। अब यहाँ पे था आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर, मतलब अब जब आपका ये सारा हो गया यूआईडीएआई के रूप में जब इनका काम हो गया, तो उस टेन्योर को कंप्लीट करने के बाद में वो वापस अपने इन्फोसिस आए 2024 में, और उन्होंने फिर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कंपनी को ज्वाइन किया एंड कंटिन्यूड इन दैट रोल इन 2017। तो मतलब 2009 में, आप जानते हैं कि आई थिंक 2010 समथिंग में ही आपका आधार कार्ड आ गया था ना हम सब के लिए, मुझे याद नहीं है, जब शुरुआत ही हुई थी तभी आ गया था। मैं बहुत छोटी ही थी उस टाइम का, तो तब से ही हम लोग का बन गया। उसके बाद में फिर इन्होंने वहां पे 2014 तक काम किया, फिर वहां से जब इनका काम पूरा हो गया तो दोबारा से इन्होंने इन्फोसिस को ज्वाइन कर लिया, और अब फिर वहां पे आगे 2017 तक काम किया।
आगे जनवरी 2023 में मिस्टर नीलेकणी was appointed as the co-chair of the G20 task force on digital public infrastructure for economic transformation, financial inclusion and development. Okay. So 2023 में जो मिस्टर नीलेकणी है उनको अपॉइंट किया गया, अपॉइंटेड एज। आप ऐसे याद रख लेना, अपॉइंट के बाद में ना हम वर्ब अपना क्या लगाते हैं, अपॉइंट, अपॉइंट एज। एज का मतलब हुआ इन द रोल ऑफ, अपॉइंटेड एज मतलब इन द रोल ऑफ। तो किस चीज के रोल में, को चेयरपर्सन किसका, G20 टास्क फोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। आपके जो ये फास्टैग वगैरह हैं इन सब को लेके, इवन यूपीआई को लेके, जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना। अब हम लोग फाइनेंशियली इंक्लूडेड है ना, अभी जैसे हमारे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक हम सबको अपना क्यूआर कोड के थ्रू हम अपना स्कैन करके पैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीज के लिए इनको क्या किया, को चेयर के रूप में, को चेयर पर्सन के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। फिर उन्होंने और भी बहुत सारे मल्टीपल हाई लेवल टेक्नोलॉजी कमिटीज एंड टास्क फोर्सेस को, जिनका मकसद क्या था, स्केलिंग डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क अक्रॉस इंडिया, इन सब में इन्होंने काम किया। These includes Technology Advisory Group for Unique Projects, a specialized committee formed by the Government of India to formulate technology frameworks and guidelines for large-scale financial sectors. His work through such initiatives also laid foundational framework that contributed to digital payment structures like UPI, Unified Payment इंटरफेस। मतलब इन्होंने और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजों में काम किए, और जो उनका वर्क था ऐसे ही अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू उसने एक फाउंडेशन, मतलब एक नींव रख दी, किस चीज के लिए, डिजिटल पेमेंट जो है हमारा, यूपीआई के लिए। तो यूपीआई तो आज की डेट में हमारी जान बन चुकी है। थोड़ी देर के लिए भी अगर हमारा यूपीआई काम ना करे तो हमारा दिमाग खराब होता है, क्या हो गया क्या हो गया, पेमेंट कैसे होगी। उसके बाद में इन्होंने डायरेक्ट पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हुए। तो मिस्टर नीलेकणी हैज बीन एसोसिएटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस वेरियस पॉलिटिकल लाइंस दैट हैव एंगेज्ड हिज एक्सपर्टीज फॉर नेशनल डिजिटल प्रोजेक्ट्स। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट के साथ में ना, बहुत सारे पॉलिटिकल लाइंस में जहाँ पे उनकी जो एक्सपर्टीज है नेशनल डिजिटल प्रोजेक्ट्स के लिए जितनी भी ज्यादा यूज की जा सकती है, उन सब में वो इस्तेमाल, मतलब वहां पे इन्वॉल्व थे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट के साथ में। ही ऑल्सो डेबल्ड इन, मतलब उन्होंने कह सकते हैं उसमें स्टार्ट किया पॉलिटिक्स में, एंड हैड फॉर्मली ज्वाइंड आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कांग्रेस को ज्वाइन किया मार्च 2014 में। लेकिन मतलब उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, लोकसभा जनरल इलेक्शन आपका दैट ईयर मतलब इन 2014, एज एन आईएनसी कैंडिडेट फ्रॉम बेंगलुरु साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि वो बेंगलुरु के ही हैं। बट ही लॉस्ट टू द ओपोजिशन बीजेपी कैंडिडेट अनंत कुमार, लेकिन वो हार गए, बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए थे। मतलब ये वाली बात है। तो सिंपल सी बात है, ये जो पर्सन है ये एक बहुत बड़ा फेस है। किस चीज के लिए, डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए बहुत सारे चेंजेस हैं। कहते हैं ना कि बैकएंड पे बहुत कुछ हो रहा होता है जो हमको पता नहीं होता है, वही एक चीज है ये। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं, हम सिर्फ सामने से देखी हुई चीजों को ही जज करना शुरू कर देते हैं। तो आई होप आपको भी समझ में और हाँ, एट द एज ऑफ लाइक जब उन्होंने इन्फोसिस को छोड़ा था 2007 में, 2009 में जब इन्होंने इन्फोसिस को छोड़ा था, तब ये ऑलरेडी 54 की एज में थे। और तो ऑब्वियसली हम इस एज में जाते जाते अब हमें लगता है कि अब कौन स्ट्रेस लेगा, छोड़ो ना यार, अब खूब अच्छा खासा पैसा है, एंजॉय करते हैं अपनी बाकी जिंदगी को। बट ऐसा नहीं है, अगर आपको काम करते रहना है और इश्क है और दिमाग चलता रहेगा तो इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। तो इसलिए काम करते रहना है, हार हार की तो खैर यहाँ पे कोई बात ही नहीं होती है, बट काम हमें लास्ट तक करते रहना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वाले चैनल के थ्रू आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। बाय।